अब फान बोई चाओ ने द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम लिखकर हलचल पैदा कर दिया। यानी एक पुस्तक लिखा गया किनके द्वारा, फान बोई चाओ द्वारा, जिस पुस्तक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। यानी इतिहास दिखाया कि कैसे वियतनाम का क्या हो गया, पतन हो गया, लॉस हुआ, कैसे कैसे इसका लॉस हुआ। एक बुक लिखा किन्होंने, फान बोई चाओ ने। और इस बुक के पढ़ने के बाद लोगों के अंदर और क्रांति आ गई और असंतोष की भावना आ गई कि कैसे हम पे लोग हमको गुलाम बना के रख रहे हैं। 1905 ईस्वी में जापान द्वारा रूस को हराए जाने पर हिंद चीन के लिए प्रेरित स्रोत बना। यानी जैसे ही 1905 ईस्वी में जापान द्वारा रूस हारा था, वो भी एक लोगों को प्रेरणा का स्रोत बन गया कि हम भी चाहे तो यहां से फ्रांसीसियों को और पुर्तगालियों को पूर्ण रूप से हरा सकते हैं और अपना देश को स्वतंत्र कर सकते हैं। साथ ही रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे फ्रांसीसी विचारकों का भी विचार था उसी से जुड़ा हुआ। इसी समय दूसरे राष्ट्रवादी नेता फान चू त्रिन, वो फान बोई चाओ थे, फान चू त्रिन थे। ये इस तरह का नाम है क्योंकि ये सभी लोग कहीं ना कहीं चाइना या उसके आसपास के देशों से संबंध रखते, इसलिए उन लोग का नाम वैसा ही है। ये भी एक राष्ट्रवादी आंदोलन जो स्वतंत्र स्वरूप और गणतांत्रिक बनाना चाहते थे। यानी जो फान चू त्रिन थे वो एक स्वतंत्रता प्रेमी थे, उनका एक विचार स्वतंत्र राष्ट्र की थी, वो ऐसा ही चाहते थे। सन्यात सेन, जिनको बोला जाता है चाइना का राष्ट्रपिता, जैसे भारत का राष्ट्रपिता आपके हैं महात्मा गांधी, वैसे ही चाइना के राष्ट्रपिता सन्यात सेन को कहा जाता है। इसको जरूर नोट कीजिएगा कि चाइना के राष्ट्रपिता कौन है, चीन के राष्ट्रपिता कौन है, तो सन्यात सेन है। सन्यात सेन के नेतृत्व में चीन की सत्ता में परिवर्तन ने इन्हें और बढ़ावा दिया और इन छात्रों ने वियतनाम कुआन फुक हो यानी वियतनाम मुक्ति एसोसिएट की स्थापना की। यानी जब सन्यात सेन ने चीन में कुछ नियमों को परिवर्तन किया तो वियतनाम के छात्रों को इससे प्रेरणा मिली और उन्होंने वियतनामी कुआन कुफ होई, जिसको बोलते हैं वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन, की स्थापना की। हालांकि हिंद चीन के प्रारंभिक राष्ट्रवाद के विकास में कोचिन चीन, अन्नाम तोकिन जैसे शहरों तक ही सीमित थे। यानी शुरू में जो आजादी की, स्वतंत्रता की, राष्ट्रवाद की जो बात थी वो तोकिन चीन, अन्नाम जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही शुरू हुआ और इस प्रदेश में हजारों लोग सेना में भर्ती हुए, यानी इन चारों शहर के, तीनों शहर के जो लोग थे, हजारों लोग सेना में भर्ती हो गए प्रथम विश्व युद्ध में। इसके बाद बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल आए। इसके बाद 1914 ईस्वी में देशभक्तों ने वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन किया। यानी जो यहाँ की सेना, जो बने लोग प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए, उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा वियतनामी राष्ट्रवादी दल, जिसके अधिवेशन में बहुत सारे लोग शामिल हुए। और दूसरी तरफ जनता की स्थिति निरंतर दयनीय होती जा रही थी। हिंद चीन में कृषि उत्पादन, व्यापार, मत्स्य व्यापार पर नियंत्रण सब चीन का था। यानी वियतनाम, लाओस और कंबोडिया का नहीं था, चीन ने इस पे सारे चीजों पर नियंत्रण कर रखा था। फिर इसके मुख्य राजनीतिक अलग, यानी राजनीतिक यहाँ की अलग थी, लेकिन इन सारी चीजों पर अधीन उसका था। जैसे कि आज तिब्बत चाइना के अधीन है, चाइना जो चाहता है वही तिब्बत करता है, वही जस्ट लाइक था। यानी अन्नाम, तोकिन और लाओस पर पूर्ण रूप से चाइना का अपना आधिपत्य था। इसी कारण से जनता में क्रूड होकर 1919 इसमें चीन का के लिए बहिष्कार आंदोलन कर दिया। पूछ सकता है कि हिंद चीन के लोगों ने चाइना के विरुद्ध बहिष्कार आंदोलन कब किया, तो 1919 में। इसको याद करने के लिए एक और चीज बताते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, रॉलेट एक्ट लागू हुआ था आपको 1919 में ही। और भी घटनाएं हुई थी जिसके बारे में आगे हम लोग चौथे लेसन में पढ़ेंगे, तीसरा लेसन के बाद, कि क्या क्या हुआ था 1919 में। लेकिन प्रमुख घटनाएं रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड, और 1919 में चाइना को बहिष्कार किया गया हिंद चीन के द्वारा। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही शासक व्यवस्था भी प्रदान की गई। हालांकि कोचिन चीन में सीधे फ्रांसीसी प्रशासक नहीं थे, बल्कि उन्होंने 4 प्रांतों में इसको बांट दिया था। यानी फ्रांसीसी लोगों ने क्या किया था, सीधे इस प्रशासन नहीं करके बल्कि 4 खंडों में बांटकर 4 अलग अलग राज्यों को बैठाया था, जिसमें था तोकिन, अन्नाम, कंबोडिया और लाओस में पुरातन राजवंश कायम किया, जबकि रेजिडेंट्री भी वहां पर नियुक्त की गई। यानी पुराना जो राजवंश जैसे राजा शासन करता था, जस्ट लाइक वैसे ही शासन की पद्धति यहाँ पे अपनाई गई, किंतु यहाँ पे कुछ और परिवर्तन भी लाया गया। वहां पे एक रेजिडेंट्री नामक संस्थान की पद की स्थापना की गई, जिसके लिए एक प्रतिनिधित्व सभा बुलाया गया। इसमें सदस्यों की
निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, यानी रेजिडेंट्री के लिए निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, जिसमें लोग शामिल थे, लोग उनका चुनाव करते थे कि कौन रेजिडेंट्री बनेगा। अब आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि इस परिस्थिति में 1917 ईस्वी में न्यूगन आई कोक, जिसको न्यूगन आई कोक को ही बोलते हैं हम लोग हो ची मिन्ह, यानी हो ची मिन्ह का एक और नाम दिया हुआ है न्यूगन आई क्योक। ठीक है, ये याद रखिएगा। 1917 में नामक एक वियतनामी छात्र ने, यानी हो ची मिन्ह के बारे में कह रहा है, नामक वियतनामी छात्र ने पेरिस में साम्यवादियों के साथ गुट बनाया, यानी पेरिस में रह के पढ़ते थे तो वहां साम्यवादी विचार के लोग थे, उनके साथ एक गुट बनाया, ग्रुपिंग बनाया। ठीक है, गुट बनाने के बाद हो ची मिन्ह शिक्षा प्राप्त करने के लिए मास्को चले गए, यानी कहां गए, अपने शिक्षा ज्ञान अर्जित करने के लिए कहां चले गए, मास्को चले गए। और साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया, यानी 1917 से लेकर 25 तक उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, और उसके बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने 1925 ईस्वी में वियतनामी कांग्रेस क्रांतिकारी दल का गठन किया, और साथ ही कार्यकर्ताओं को सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाई, यानी जो उसके कार्यकर्ता थे उनको सैनिक ट्रेनिंग भी दिया। 1930 ईस्वी में वियतनाम में बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एक साथ एकजुट करके वियतनाम कांग सान देंग अर्थात वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, यानी हो ची मिन्ह जो थे उन्होंने वियतनाम में जो बिखरे हुए राजनीतिक दल थे उनको एक साथ एकजुट किया, और एकजुट करने के बाद वियतनाम कांग सान हेंग नामक वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। और 1930 के दशक में विश्वव्यापी मंदी आया, 1929 में आया था विश्वव्यापी मंदी, यानी 1930 के दशक में ही आएगा। याद रखिएगा, पूरे विश्व में सबसे बड़ी मंदी अभी तक थी 1929। हो सकता है कि अभी ये जो कोरोना वायरस है कोविड-19 इसके कारण हो सके विश्वव्यापी मंदी, ये तो आगे वाले फ्यूचर में आंकड़ा निकाला जाएगा, किंतु 1929 में अभी तक का सबसे बड़ा विश्वव्यापी मंदी था। में राष्ट्रवाद का विकास को योगदान मिला, रबर चावल आदि के दाम गिर गए, हिंद चीन में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही थी, इसके कारण किसान और भी परेशान होकर साम्यवाद को अपना रहे थे। राष्ट्रवादी आंदोलन जोरों पकड़ी हुई थी, दूसरी तरफ फ्रांसीसी का दमन चक्र भी तीव्र गति से क्रूर होता जा रहा था, यानी बहुत सारे राष्ट्रवादी आंदोलन में भी लोग शामिल हो रहे थे, ये भी आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग फ्रांसीसी का क्रूर व्यवहार के कारण उससे दमन किए जा रहे थे, यानी मारे जा रहे थे। तो ये सीधा आप लोगों ने लिखा हुआ है द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, फान बोई चाओ के द्वारा। फान बोई चाओ ने 1903 ईस्वी में ईदतान होन नामक फ्रांसीसी संगठन का स्थापना किया, और इस 14वें वियतनामी राष्ट्रवादी दल की स्थापना। ये सब ऑब्जेक्टिव है, इसको जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में वियतनाम का स्वतंत्रता कैसे हुआ, यानी दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, आप लोग को याद होनी चाहिए। मैंने बताया 1939 से 45 तक 6 वर्षों तक चला था। इसमें 61 देश भाग लिए थे। ठीक है, 61 देश शामिल थे, इसमें भी मित्र और धुरी राष्ट्रों में खंड हो गया था। ठीक है, इसमें भी मित्र राष्ट्र ही जीता था और प्रथम में भी मित्र राष्ट्र ही जीता था। विस्तृत चर्चा 4 अध्याय में करेंगे, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। चलिए, तो द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थिति में वियतनामी एक निर्णायक रास्ता को मिला, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के परिस्थिति में वियतनाम को एक निर्णायक यानी अच्छा रास्ता मिला, और जून 1940 में फ्रांस जो थी जर्मनी से हार गई थी, और फ्रांस जर्मनी के समर्थन सत्ता कायम हो गया था। यानी कह रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी क्या हो गया था, फ्रांस जो था जर्मनी से बिल्कुल हार गया था, और जर्मन पर फ्रांस की सत्ता कायम हो गई थी, और एक संधि के तहत जापान को हिंद चीन की फौज भेजने का मौका मिला, और इसका फायदा उठाते ही जापान ने पहले तोकिन और अन्नाम और दूसरे हिंद चीन ने राजनीतिक प्रभुत्व जमा ली। यानी क्या किया जापान, अब फ्रांस जैसे ही हारा तो फ्रांस के जगह पे अपना सैनिक भेज के और वहां पे अधिकार जमा लिया। द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी, इसी कारण ऐसा हुआ। और यह हिंद चीन एक तरफ से द्वंद्व शासन था, जिसकी सत्ता जापानियों के हाथ में एवं प्रशासनिक मुखौटा फ्रांसीसी था। यानी हुआ क्या, हिंद चीन में जैसे ही फ्रांसीसी हारा लोग तो वहां पे अपना कौन, जापान
जर्मनी अपना सेना भेज दिया, लेकिन रियल मायने में अगर देखा जाए तो उस समय भी शासक फ्रांसीसी ही था, लेकिन ऊपर से मखौटा जो पहने हुए था दिखा रहा था ऐसा कि अब तो यहाँ पे जर्मनी का शासन है, लेकिन सही मायने में उस समय भी फ्रांस की ही शासक हिंद चीन पर थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी। हो ची मिन्ह के नेतृत्व में देश भर के कार्यकर्ता वियतनाम चिन्ह यानी वियतनाम स्वतंत्रता लिंक की स्थापना कर पीड़ित किसान और आतंकित व्यापारी और बुद्धिजीवी सभी के साथ शामिल होकर छापामारी युद्ध का नीति बना रहे थे। यानी जब ऐसा हुआ घटना, यानी जो फ्रांस आ रहा, फ्रांस के बाद जर्मनी का जो सैनिक यहाँ पे आ गया, उस स्थिति में हिंद चीन के नेतृत्व में, यानी उन्होंने अपने नेतृत्व में क्या किया, पूरे देश में अपने कार्यकर्ताओं द्वारा वियतनामी स्वतंत्रता लिंक की स्थापना के लिए, जिसको बोला जाता है वियत चिन्ह भी कहा जाता है, ठीक है, पीड़ित लोगों को, आतंकित लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को एक साथ मिलकर छापामार युद्ध के लिए प्रेरित किया।